स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के साथ आगे सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नीतीश कुमार ने किया कुछ ऐसा कि पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने तुरंत अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बिहार में पहली बार कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी के द्वारा लिए गए बड़े डिसीजन के खिलाफ सोनिया गांधी के पास पहुंचे हैं सहयोगी पार्टी के नेता। बताएंगे क्या कांग्रेस पार्टी के साथ है पूरी प्रियंका गांधी खड़ी दोस्तों, और क्या सोनिया गांधी से शिकायत का होगा कुछ असर। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है जब कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे बड़े निर्णय प्रियंका गांधी को लेने चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव और खासकर बिहार में हो बदलाव तभी देश में बदलेगी सरकार। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा के चुनाव अब जल्द नजदीक आते चले जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार पर बीजेपी ने दबाव बनाकर नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में एक्टिव करने की अपनी कोशिश में सफलता प्राप्त कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस बार होली में राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव नजर आए और उनको लेकर बैनर पोस्टर भी लगा दिया गया, लिख दिया गया कि आखिर मान गए निशांत कुमार यानी नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड सामने आया है दोस्तों। जैसा ही ये खबर लगती है वैसे ही जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब लोगों को पार्टी छोड़ने का एक बड़ा मौका मिल गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के 5 वरिष्ठ नेताओं ने जेडीयू पार्टी छोड़ दिया है। दोस्तों इन नेताओं ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका मानना है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकार चलवा रही है और नीतीश कुमार नेतृत्व करने में सक्षम, नेतृत्व करने में अब असमर्थ है। निशांत कुमार के राजनीति में आने से नाराजगी है। दोस्तों बीजेपी के पूर्व नेता नलिन मंडल का भी आरजेडी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इससे परिवारवाद बढ़ेगा। और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अगर नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में आ जाता है तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में कोई अंतर नहीं बचेगा। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार को हिदायत देनी शुरू कर दी है। 4 लोग छोड़कर चले गए हैं और भी आने वाले दिनों के अंदर वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत को आगे करेंगे और बीजेपी की सरकार बनवाकर हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है उनके बेटे को लॉन्च करने के लिए, राजनीति में लाने के लिए, ताकि जनता दल यूनाइटेड में मौजूद वरिष्ठ नेता नाराज हो जाए। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे के राजनीति में आने के बाद से शिंदे नाराज हो गए और शिवसेना 2 अलग अलग हिस्सों में टूट गई, उसी तरीके से कोई शिंदे जनता दल यूनाइटेड में बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कोशिश कर रही है कि एक नया मुद्दा दिया जाए कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को आगे करना चाहते हैं, ताकि जेडीयू के शिंदे के नेतृत्व में कई सारे और जेडीयू के नेता मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। जब शिवसेना टूट सकती है तो फिर जनता दल यूनाइटेड टूटेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमूमन आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में गठबंधन करती है जिसका राज्य में पहले से ही कुछ ना कुछ मजबूत स्थिति हो, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी के अंदर सेकंड लाइन लीडरशिप में आक्रोश पैदा करने के लिए उस पार्टी के नेता के बेटे को प्रमोट करती है। दोस्तों ऐसा अकाली दल के साथ भी देखा गया था और आज अकाली दल का कोई अता पता नहीं है, जनता ने ठुकरा दिया और पार्टी के नेता भी अलग थलग हो गए हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। और जो अकाली और शिवसेना का हुआ है वही जेडीयू का होगा, ये पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है। और नीतीश कुमार के पास बचने का केवल बिहार इलेक्शन ही एक टाइम है दोस्तों, और वो तभी बच सकते हैं जब इंडिया गठबंधन के साथ में आए और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व स्वीकार करे, तब उनकी पार्टी का भी विस्तार होगा। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट बिहार के पटना से जुड़ी सामने आई है, जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शिकायत की है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के इशारे के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेजा, जो प्रभारी बनकर पहुंचे, तो उन्होंने कन्हैया कुमार का पुरजोर समर्थन किया। पप्पू यादव भी कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हैं और फिर यात्रा निकालने का फैसला लिया गया। पलायन रोको रोजगार दो यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाला जा रहा है। बिहार के हर कोने में जाने की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है दोस्तों, और पश्चिम पूर्वी चंपारण के बाद मोतिहारी और 20 अन्य जिलों के दौरे पर यह यात्रा निकली हुई है दोस्तों। ऐसे में सोनिया गांधी से शिकायत करने के लिए आरजेडी के कुछ नेताओं ने संपर्क साधा है। बिहार के लोकल एजेंसियों ने दावा किया है कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, इस तरीके के नारे से कुछ पार्टियों को दिक्कतें हैं दोस्तों। और उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन संकेतों में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तय करना है कि कन्हैया कुमार को आगे लेकर बढ़ना है या फिर आरजेडी के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार अब तक बिहार की कांग्रेस में पूरी तरीके से सक्रिय नहीं थे, क्योंकि आरजेडी के लोगों को संभवतः कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है दोस्तों। चुनौती के रूप में देखते हैं कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए, हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर 2 अलग अलग गुट में बटी हुई है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट में छपी है। बिहार के लोकल न्यूज सिटी पोस्ट ने दावा किया है कि एक गुट है कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का, जो उन नेताओं में से है जो आरजेडी के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं दोस्तों। दूसरा गुट है बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार और सांसद पप्पू यादव का। पप्पू यादव खुले तौर पर बिहार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं
और उन्हें कन्हैया कुमार की यात्रा पसंद भी है। दोस्तों उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हवा और तूफान को कोई नहीं रोक सकता। बिहार कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को लेकर असंतोष बताने के कई मीडिया में रिपोर्ट चलते हैं। दोस्तों वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता राम जतन सिन्हा कहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में प्रभावी नहीं है और पार्टी को अखिलेश सिंह जैसे नेताओं पर भरोसा होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों कन्हैया कुमार जिस जाति समूह से आते हैं वैसे नेताओं का ज्यादा विरोध हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, यानी वैसे नेता कांग्रेस के अंदर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कन्हैया कुमार पार्टी में उनका रुतबा छीन लेंगे। और सबको पता है कि कन्हैया कुमार जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहे हैं। दोस्तों वो जानते हैं कि राजनीति कैसे करनी है और एक ओजस्वी वक्ता है, इससे कई लोगों की धड़कनें बढ़ रखी है। लेकिन प्रियंका गांधी का इशारा साफ तौर पर बिहार में नजर आ रहा है कि उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को कह दिया है कि जो कांग्रेस पार्टी के हित में है वे करिए, पूरी पावर दे रखी है कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर, और पप्पू यादव पूरी तरीके से साथ में खड़े हैं। दोस्तों और कन्हैया कुमार को इसीलिए दिल्ली से बिहार लेकर आया गया है और उनके नेतृत्व में यात्रा निकलवाई जा रही है और तमाम तथाकथित वरिष्ठ नेताओं को संट कर दिया गया है। अगर दो चार बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों के अंदर इन सबका पत्ता कटेगा। दोस्तों और जितने भी कांग्रेस पार्टी के वे नेता जो नहीं चाहते कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का विस्तार हो, कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रहे, उन लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी की शिकायत करने के लिए अगर सोनिया गांधी के पास गए हैं तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अब पूरी कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप दी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को धूल चटाकर दिखा दिया है कि उनकी रणनीति पर शक नहीं किया जा सकता। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय की राह पर एक बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी जिस भारत की कल्पना करते हैं दोस्तों उसकी और कदम बढ़ाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार ने जातिगत सर्वे कराने के बाद फैसला लिया है कि अब ओबीसी आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने जब जातीय जनगणना कराई है तो ओबीसी आबादी लगभग 56% के आसपास है, तो इनको 42% आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इसी और इशारा किया था दोस्तों और वही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। साथ साथ दिल्ली के अंदर नगर निगम एमसीडी के सदन में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। सोमवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोस्तों दोनों पार्टी के पार्षदों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। दोस्तों नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन का माहौल अशांत हो गया। बीजेपी के पार्षद ब्रजेश सिंह ने महापौर पर सदन की कार्रवाई में देरी करने के आरोप लगाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि सदन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से नहीं चली है। ब्रजेश सिंह ने आम आदमी पार्टी पार्षद पर सदन की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी मेयर का सम्मान किया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के पार्षद खड़े तक नहीं हुए। बीजेपी की पार्षद शिखा भारद्वाज ने भी यही कहा है। दोस्तों कुल मिलाकर दोनों पार्टी के लोगों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ साथ दिल्ली में जिस व्यक्ति पर दंगा भड़काने के लिए विवादित बयान देने का आरोप है दोस्तों उसे बीजेपी ने कानून मंत्री बना दिया, कपिल मिश्रा को। और अब कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों में कथित तौर पर विवादित आपत्तिजनक बयान देने के मामले और आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर अधीनस्थ अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया गया है। दोस्तों न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने सत्र अदालत से इस आदेश को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा को डिफेंड करते हुए कहा था कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब कोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो दिल्ली पुलिस की बात स्वीकार नहीं की गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि दंगे के टाइम में विवादित बयान देने वाले व्यक्ति को इस तरीके से कानून मंत्री बनाना यह देश के संविधान का मजाक है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और भाजपा की इस हरकत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कुंभ पर वक्तव्य दिया। इस दौरान कुंभ के आयोजन को लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की और अब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा, संस्कृति, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देकर आए। जो युवा महाकुंभ में गए थे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से रोजगार चाहिए, प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। यह नया भारत है, तंज कसते हुए राहुल गांधी की ओर से बयान जारी किया गया है। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में स्थापित मकई रिसर्च सेंटर को अब शिवमोगा में स्थापित किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। इससे पहले प्रस्तावित हाजीपुर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोजेक्ट को उठाकर मोहाली शिफ्ट कर दिया गया था। बिहार में मिलने वाले निवेश पर मंत्री गिरिराज सिंह की बेरुखी का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। दोस्तों सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह दावा करते हैं कि बिहार को मोदी ने सम्मान दिया है इतने सारे मंत्री बनाकर, जबकि हकीकत यह है कि अगर मोदी सम्मान देते तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बिहार को देते, लेकिन बिहार को बड़े प्रोजेक्ट देने की जगह बिहार के नेताओं को जाति के आधार पर मंत्री का पोस्ट दे दिया गया है, जिससे भाजपा को लगता है कि बिहार की जनता खुश हो गई है। बिहार के लोग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मंत्री नहीं बल्कि प्रोजेक्ट चाहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट चाहते हैं, जिसे बीजेपी के लोग दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। दोस्तों और यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार केवल बिहार की वजह से चल रही है, इसके बावजूद बिहार को भाव नहीं दिया जा रहा। अगर ये 5 साल बिहार के नहीं होंगे तो कभी बिहार के नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि बिहार की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पड़े हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग की है और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक एनजीओ की ओर से लिटिगेशन याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि सीएजी के डायरेक्टर को जो नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति में फैसला
लेते वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राहुल गांधी मौजूद रहने चाहिए। अगर ये तीनों बैठकर पैनल में डिसाइड करेंगे कि किसको सीएजी का अगला हेड बनाया जाए तो निष्पक्ष फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी यही आदेश जारी किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट के अंदर बदल दिया दोस्तों। और आज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर कर लेते हैं। राहुल गांधी केवल फॉर्मेलिटी के लिए बैठक में बैठते हैं दोस्तों। और इसी तरीके का प्रावधान सीएजी के लिए भी है। इसी से पता चलता है कि सीएजी भी बीजेपी के लोग अपने हिसाब से बना लेती है, खुद के लोगों को सीएजी बना देती है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जो बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रेलवे स्टेशन को लेकर एक नई खबर सामने आई है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने की है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद इमरान मसूद ने रेल बजट पर बोलते हुए ये मांग की है दोस्तों। सांसद ने सहारनपुर को लेकर कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर मां शाकुंभरी देवी विराजमान है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां शाकुंभरी देवी के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस के मुस्लिम सांसद की इस मांग को सुनकर बीजेपी के नेता भी हैरान है दोस्तों। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मांग थी वो मांग कांग्रेस पार्टी के सांसद दोहरा रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के सांसद को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को कैसे काउंटर करना है दोस्तों। माना जा रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे बीजेपी भविष्य में चुनाव के समय भुना सकती थी, लेकिन इमरान मसूद ने इस मुद्दे का समर्थन करके पार्लियामेंट में मांग करके बीजेपी के इस मुद्दे को ही दूर दूर तक अलग थलग कर दिया है दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा, जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मैसेज भेजा है दोस्तों। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनको डीए मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन तेलंगाना का बजट अभी उस तरीके का नहीं है कि भत्ता मिल सकता है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की वित्तीय हालत के बारे में पूरी जानकारी मैं इन कर्मचारियों को दे दूंगा, ताकि इनकी मांग क्यों नहीं मानी जा सकती है इनको पता चल जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जनता की सारी मांगे पूरी की जानी चाहिए सरकारी कर्मचारियों के लिए, जब अतिरिक्त पैसा बचेगा तब भी मांग पूरी की जा सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम के अंदर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ की केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर गौर किया गया है दोस्तों। तुषार मेहता ने अदालत से कुछ और समय मांगा था। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी दोस्तों, और केंद्र सरकार से 3 महीने के भीतर जरूरी कार्रवाई करने को बोला गया। शीर्ष अदालत ने पहले भी इन राज्यों के परिसीमन प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताई दोस्तों। पीठ ने केंद्र के वकील को निर्देश लेने के लिए कहा और पूछा कि एक बार राष्ट्रपति अधिसूचना को रद्द कर देते हैं तो परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त है, सरकार इसमें कहां आती है, यह सवाल पूछा गया। इस पर केंद्र सरकार ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए विचार विमर्श चल रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा ने स्थिति को प्रतिकूल बना दिया है। तत्काल परिसीमन की मांग कराए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि असम के अंदर परिसीमन की कई प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बीच में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि नागपुर में सुनियोजित दंगे हुए, भीड़ ने कुछ खास घरों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इसके बाद जो बातें उन्होंने बोली है दोस्तों, इससे ही पता चलता है कि प्रोपेगेंडा मूवी बनाने से क्या होता है, लोगों का इमोशन हाई हो जाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि फिल्म छावा देखने के बाद लोगों के मन में औरंगजेब के प्रति गुस्से की भावना पैदा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया, फिर भी प्रदेश में सभी को शांति बनाए रखने की वो अपील कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये फिल्में बनाने वाले कौन से तथ्य के आधार पर क्या बनाते हैं, इस बारे में किसी को ज्यादा चिंता नहीं करनी होती, लेकिन परवाह नहीं होती, बल्कि इस फिल्म को ही सच मान लेते हैं दोस्तों। जबकि हर फिल्म के पहले एक नोटिस आता है कि ये काल्पनिक हो सकती है और चरित्रों पर आधारित हो सकती है और उसमें त्रुटियां भी, गलतियां भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं देश में, एक तो अंधभक्त हैं और दूसरे मूवी को लेकर भी अंधभक्त हैं दोस्तों, जो सीधा फिल्म देखते हैं और उसे हकीकत समझने लगते हैं। और यही बड़ा कारण है कि एक भीषण दंगा हुआ है केवल फिल्म के द्वारा इमोशन बढ़ाने के बाद। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ में नागपुर के महल इलाके में सोमवार की रात हुई हिंसा के बाद न केवल ऑरेंज सिटी बल्कि पूरे सूबे में तनाव का माहौल देखने को मिला। बता दें कि महल इलाके में एक समुदाय ने बड़े स्तर पर हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया। ये दावे अलग अलग मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं दोस्तों। इस हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद नागपुर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज 11 बजे पंजाब के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे दोस्तों। पंजाब में पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया, उसके बाद उन्होंने पंजाब में जाकर सभी नेताओं से मुलाकात की दोस्तों। इसके बाद दिल्ली में सारे पंजाब के नेताओं की बैठक बुलाई गई, खुद मौजूद रहे प्रभारी। और उसके बाद अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों पूरे पंजाब के नेताओं की बैठक लेने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या नवजोत सिंह सिद्धू शामिल होंगे, क्या नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका होने वाली है, या फिर वो क्रिकेट में कमेंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं। जो भी इससे जुड़ी हुई आगे अपडेट आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ने महासचिवों और प्रदेश के प्रभारियों से मुलाकात की है दोस्तों। आपको बता दें कि इंदिरा भवन में चली इस बैठक में सचिन पायलट मौजूद रहे, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है दोस्तों, और उनके साथ में केसी वेणुगोपाल भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी थे दोस्तों। देखते हैं यहाँ से क्या कुछ बड़ा डिसीजन निकलकर सामने आता है। ये बात तो तय है कि कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी एक अलग ही तरीके के मूड में है और कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर रखा है कि इस बार पार्टी को संगठन को मजबूत करके ही मैदान में उतरना है। साथ साथ दोस्तों सोनिया गांधी ने संसद के अंदर मनरेगा के मजदूरों की आवाज उठाई। आपको बता दें कि मनरेगा लाने वाली कांग्रेस की तारीफ करने की जगह नरेंद्र मोदी इसे जीता जागता एक स्मारक, भ्रष्टाचार का स्मारक बता रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना आया तब मोदी को पता चला कि मनरेगा का मतलब क्या होता है और भाजपा की सरकार ने मनरेगा का बजट भी बढ़ाया। दोस्तों इसके बाद अब जब कोरोना खत्म हो गया तो फिर से बजट को कम कर दिया गया। तो इस पर सोनिया गांधी ने निशाना साधते मनरेगा के मजदूरों की और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये का पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार को मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी चाहिए जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके, ग्रामीण विकास हो सके। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में पिछले सप्ताह बुधवार को विपक्षी कांग्रेस और डीएमके के सांसदों ने हंगामा करते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आरोप लगाए गए थे और चिंता जताई गई थी कि गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा के अंदर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का जो प्लांट लगाया गया है, स्थापित किया गया है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील देकर किया गया है। यानी दोस्तों बॉर्डर इलाके में इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट को लगाना यही बताता है कि बीजेपी सरकार के पास कोई खास पॉलिसी नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और उसी एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया गया है जिससे कई सारे गांव के अंदर बिजली आएगी, तो हो सकता है कि उसे तुरंत नुकसान पाकिस्तान के द्वारा पहुंचा दिया जाए जिससे कई सारे गांव के अंदर बिजली कट सकती है और एनर्जी का संकट उत्पन्न हो सकता है। सवाल यह है कि अडानी के द्वारा लगाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को किसने अलाउ किया है। दोस्तों क्या केंद्र सरकार को नहीं पता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास का बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ाना चाहिए था। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बंदूक नहीं है पिचकारी है, दरअसल दोस्तों तंज कसते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें गोपालगंज से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के विधायक पप्पू पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार का दुलरवा विधायक है, हत्या की कोशिश, फिरौती, जबरन कब्जा, हत्या करने की धमकी, दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं इस व्यक्ति के ऊपर और होली के त्योहार के मौके पर दोस्तों गन से लोगों की ओर फायरिंग करने का इशारा कर रहा है और गन लहराते हुए डराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद राजद ने कहा कि सब गोदी मीडिया को ये सब नहीं दिखेगा, गोदी मीडिया को केवल विपक्ष को ही घेरने का ऑर्डर मिला है, ऊपर से विपक्ष की राय को भी गोदी मीडिया पहाड़ बना देगी और सत्ताधारी पक्ष में बैठे एनडीए के गुनाहों के पहाड़ को भी राय बनाकर छुपा देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरीके के वीडियो सामने आने से नहीं लगता है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि राक्षस राज चल रहा है? लेकिन गोदी मीडिया वाले इसे कवर करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो परसेप्शन नैरेटिव के आधार पर ये होल्ड करना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मंगल राज आ जाएगा। लेकिन सबको पता है कि अभी जो बिहार में कांड हो रहे हैं वो जंगल राज तो छोड़िए, राक्षस राज की वानगी देखने को मिल रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जो जाएगा। सासा हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए मणिपुर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों का दल, विस्थापित लोगों की दिक्कतें सुनेगा। 22 मार्च को जस्टिस गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कई जजों का दल मणिपुर का दौरा करेगा। दोस्तों जस्टिस गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस कोटेश्वर सिंह के साथ कई और लोग मौजूद रहेंगे। विशिष्ट दल कानूनी और मानवीय मदद का जायजा लेगा, साथ ही विस्थापित लोगों की जरूरतों और मुश्किलों के बारे में उपायों पर चर्चा करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जब विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग मणिपुर जाना चाहते थे तब मोदी सरकार ने विपक्ष के किसी नेता को यहां जाने नहीं दिया। दोस्तों राहुल गांधी को भी हाई सिक्योरिटी में आगे जाने की इजाजत दी गई, लेकिन अब जजों को भेजा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जज देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका काम होता है दफ्तरों में बैठना और सबूतों के आधार पर फैसला लेना, लोगों के दुख दर्द जानने के लिए, उनके समस्या को जानने के लिए राजनीतिक पार्टियों को जाना चाहिए और इंडिया गठबंधन जाने की बार बार कोशिश भी कर रहा है लेकिन मोदी सरकार अलाउ नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जजों के जाने से कोई समस्या का समाधान होगा? अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाएंगे तो उनमें इसका हित रहेगा कि वो लोग चाहेंगे कि लोगों को न्याय दिलवाया जाए ताकि जनता से उनको वोट भी मिले और इसलिए वो काम भी अच्छे तरीके से करेंगे और न्याय दिलाने के लिए सारे प्रयास करेंगे। लेकिन जज जाएंगे तो 2-4 दिन में केवल 2-4-5 फोटो खिंचवाकर आ जाएंगे दोस्तों और इससे होना जुना कुछ है नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। क्या नरेंद्र मोदी विपक्ष को जानबूझकर ऐसे मौके पर अलग थलग करने की कोशिश करता है? दोस्तों इससे समाधान तो कतई नहीं होने वाला, डंके की चोट पर ऐसा बोला जा सकता है। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर नगर परिषद के अंदर यूनिपोल पर उत्साहित बीजेपी के नेताओं के नवनियुक्त प्रधान को बधाई देने वाला बैनर लगा दिया गया। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भीम लांबा और अन्य वर्करों की ओर से इसके लिए न से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी दोस्तों, ना ही इसके निर्धारित फीस जमा करवाई गई थी। बैनर लगाकर देखा गया कि निकाय विभाग के ट्विटर अकाउंट पर शिकायत दर्ज करवाई गई। नगर परिषद के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर इसको हटा दिया, यानी बीजेपी के नवनियुक्त प्रधानों को बधाई देने वाले बैनर पोस्टर हटा दिए गए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार सिलसिलेवार तरीके से बेफिक्र तरीके से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।